नमस्कार दोस्तों, इस नई क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और आज की इस नई क्लास में हम आपको जो जनरल इंग्लिश का जो पेपर आएगा जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे उसका पूरा आपको दर्शन करवाएंगे कि कैसे आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसा आपका पेपर होने वाला है। ये प्रीवियस ईयर के ही पेपर हैं जिनसे हमने ये लिया है। तो प्रीवियस ईयर का पेपर है तो एग्जैक्ट ऐसा ही आएगा, लगभग ऐसा आएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज अगर हो सकता है तो हो भी सकते हैं, बाकी ऐसा ही पेपर आपका होने वाला है। तो आइए इस पेपर पर हम अब चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, ये है जनरल इंग्लिश का पेपर, ऐसा आपका पेपर आने वाला है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है गाइज, और मेरा सबसे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें, उसके बाद ही आप जवाब दें, क्योंकि आप कहीं क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो जाएं कि क्या पूछ रहा है और जवाब क्या दे दें। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, अगेंस्ट द ईच वर्ड्स आर गिवन 4 सजेस्टेड मीनिंग। प्रत्येक वर्ड के नीचे 4 मीनिंग दिए गए हैं। चूज द वर्ड और फ्रेज विच इज नियरेस्ट इन द मीनिंग ऑफ टू द कीवर्ड। नियरेस्ट इन द मीनिंग, तो हमें वो चूज करनी है जो उसके बहुत नियरेस्ट है। इसका मतलब जो ये सिनोनिम्स है गाइज, तो ये सिनोनिम्स के बारे में बात कर रहा है। तो आप इन लैंग्वेजों को जरूर पकड़ लें कि क्या पूछ रहा है, क्योंकि अगर आपको यही पता नहीं चलेगा कि पूछ क्या रहा है तो आप उसमें फिर जवाब क्या दोगे, तो इसलिए आपको उसमें गलत हो जाएगा। तो इसलिए अब हमारा जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एंटाजोनिस्ट। एंटाजोनिस्ट एंटाजोनिस्ट है, तो एंटाजोनिस्ट का मतलब होता है विरोधी। एंटाजोनिस्ट होता है विरोधी। अब ये जो ऑप्शन है 4, इनमें से देखिए आपका क्या ऑप्शन होने वाला है। तो इसमें पहला ऑप्शन है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है विरोधी गाइस। तो हॉस्टाइल का मतलब विरोधी होता है। जैसे आप सेकंड देखेंगे, प्लुरलिस्टिक है। प्लुरलिस्टिक मतलब होता है, प्लूरल मीन्स होता है बहुल, बहुवचनवादी। तो बहुवचन होता है इस तरीके से। तो प्लुरलिस्ट का मतलब होता है बहुलवादी। और जैसे ही मोकरी, मोकरी मतलब मजाक वगैरह करना, तो इस टाइप से हो गए। और अगस्त, अगस्त होता है। तो इस तरीके से गाइस जिसमें आपका पहला क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मीन्स विरोधी, एंटागोनिस्ट मीन्स विरोधी। तो ये सिनोनिम्स हो गया गाइस इसका। अगला क्वेश्चन है, आप इस वाले को तो ना भी पढ़ें तो भी चलेगा कि भाई 4 वर्ड दिए हैं, ठीक है, लास्ट में जरूर पढ़ें। चूज द वर्ड और फ्रेज विच इज नियरेस्ट। विच इज नियरेस्ट का मतलब वो होता है सिनोनिम, समानार्थी, जो बिल्कुल उसके करीब है। तो वही हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो जैसे ये है अपेरेंटेन, अपेर अपेरटेन 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 यह वर्ड है। अब इसका सिनोनिम्स हमें देखना है, जो क्या होता है। तो अपेरटेन का मतलब होता है एक तरीके से संबंधित होता है ना किसी चीज से, तो उसको कहते हैं अपेरटेन। अब इसका जैसे ऑप्शन देखते हैं, गिव अप। गिव अप का मतलब तो होता है त्यागना, ठीक है। और ऑफेंसिव, ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब होता है गाइस अपराध। ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब होता है अपराध, ठीक है। तो नेक्स्ट है जैसे टू अप्रोप्रिएट, टू बी अप्रोप्रिएट। टू बी अप्रोप्रिएट का मतलब होता है किसी से संबंधित होता है, उपयुक्त, उपयुक्त एक तरीके से। तो इसी का यही आंसर हो जाएगा। अपेरटेन का मतलब होता है संबंधित, तो टू बी अप्रोप्रिएट का मतलब भी होता है उपयुक्त या उसी से संबंधित, क्योंकि थैंकफुल का मतलब तो होता है धन्यवाद देना एक तरीके से। अगला क्वेश्चन जैसे देखेंगे आप, थर्ड नंबर का क्वेश्चन, कि रीड द सेंटेंस एंड चूज द एंटोनिम्स। तो वह आपको आगे पढ़ना ही नहीं है। अंडरलाइन वर्ड, अंडरलाइन जो वर्ड किया गया है इसका आपको एंटोनिम्स बताना है, मतलब इसका विलोम शब्द बताना है। तो राम इज शोइंग साइन ऑफ सेनिलिटी। सेनिलिटी क्या होता है, तो ये है। तो राम इज शोइंग साइन ऑफ सेनिलिटी। सेनिलिटी का मतलब होता है जैसे बुढ़ापा सा आता जाता है ना, उसको कहते हैं सेनिलिटी। तो इसका मतलब सेनिलिटी का हमें यहाँ पे एंटोनिम्स ढूंढना है। तो सेनिलिटी का एंटोनिम्स ढूंढेंगे गाइस। तो वेरिलिटी, विरिलिटी, विरिलिटी मतलब होता है जिसमें सेनिलिटी मतलब बुढ़ापा झलकने लग जाए, और विरिलिटी मतलब होता है जिसमें पौरुष, एक तरीके से पौरुष, पौरुषत्व होता है, पौरुष होता है, उसको कहते हैं विरिलिटी। बाकी जैसे लेजीनेस तो आलसी होता ही है गाइज। और जैसे एक्सोस एक्सोसन एक्सोसन हाँ यस, एक्सोसन, एक्सोसन, एक्सोसन में होती है थकावट। और मैच्योरिटी, मैच्योरिटी का मतलब है एक तरीके से मैच्योरिटी को क्या बोलेंगे यार, मैच्योर, मैच्योर होता है जो समझदारी होती है, मैच्योरिटी होती है, उसको कहेंगे मैच्योरिटी। तो इसका गाइज आंसर हो जाएगा वेरिलिटी। विरिलिटी मतलब पौरुष होता है, बुढ़ापा का साइन एक झलकने लग जाता है, और एक जवानी का टाइप होता है ना, उसको आप ऐसे समझ लीजिएगा। नेक्स्ट गाइज जैसे रीड द चूज एंटोनिम्स ही है, इसमें भी एंटोनिम्स पूछा है। तो अगला जैसे आता है द सुप्रिटेंडेंट लुक्ड वेरी ग्रम्पी, ग्रम्पी, ग्रम्पी। ग्रम्पी का मतलब होता है जो गुस्से में होता है ना, उसको कहते हैं ग्रम्पी। जैसे सुप्रिटेंडेंट था, वो लुक्ड वेरी ग्रम्पी, बहुत गुस्से में दिख रहा था। तो हमें उससे मतलब नहीं वो गुस्से में दिख रहा था, क्या दिख रहा था, हमें ग्रम्पी से मतलब कि ग्रम्पिंग का अपोजिट क्या होगा। तो अपोजिट गुस्से में जो दिख रहा है तो उसका होगा मतलब जो खुश है। तो जैसे देखिए प्लीजेंट है, प्लीजेंट का मतलब है खुश, तो इसका गाइज अपोजिट हो जाएगा प्लीजेंट। तो अब ऑप्शन देखेंगे, ऑनेस्ट, ईमानदार, एफिशिएंट, ठीक है।
शर्ली, शर्ली का मतलब होता है असभ्य। एफिशिएंट का मतलब होता है यहाँ पे जो एफिशिएंट हो, क्या कहते हैं, कुशल हो, कुशल, उसको एफिशिएंट कहते हैं गाइज। तो इस तरीके से आपका ये 4 यहाँ पे हो गए कंप्लीट। अब नेक्स्ट 5वां, इसमें जैसे दे रखा है गाइज, अगेंस्ट ईच कीवर्ड आर गिवन 4 सजेस्टिव मीनिंग्स, ओके, चूज द वर्ड और फ्रेज विच इज अपोजिट इन द मीनिंग। तो वही एक तरीके से एंटोनिम्स यहाँ पूछ रहा है। देख जैसे एल्यूरेडी, ल्यूरिड, ल्यूरिड का क्या मतलब होता है? ल्यूरिड का मतलब होता है जो भयंकर होता है ना, उसको कहते हैं ल्यूरिड। अब इसका अपोजिट देखेंगे आप, तो अपोजिट इसका जैसे देखेंगे तो माइल्ड, माइल्ड का मतलब एक मामूली होता है, उसको माइल्ड कहते हैं, ठीक है गाइस। तो ये आप हो जाता है आपका ल्यूरिड का। नेक्स्ट है जैसे, नेक्स्ट में भी यही है, चूज द वर्ड और फ्रेज विच इज अपोजिट इन द मीनिंग। तो वही एंटोनिम्स पूछ रहा है। तो मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट का मतलब होता है, जैसे आपने चुनावी घोषणाओं में सुना होगा कि यार आपका मैनिफेस्टो क्या है, तो वो मैनिफेस्ट वही मैनिफेस्टो है। तो इसका मतलब होता है घोषणा पत्र। तो मैनिफेस्ट मतलब घोषणा पत्र होता है उसका। तो मतलब किस चीज़ को घोषणा, मतलब क्लियर कर देना, तो उसको कहते हैं मैनिफेस्ट। तो अब इसका जो मैनिफेस्ट का जो होगा, जो एकदम करेक्ट जो यहाँ पर है, वो होगा एब्सक्यूर। एब्सक्यूर मतलब होगा अस्पष्ट, जो स्पष्ट ना हो। अब जैसे आप और इसमें ऑप्शन देखेंगे, जैसे इर्रिलेवेंट है, तो मतलब वो किसी से रिलेवेंट ही नहीं है, मतलब प्रासंगिक नहीं है, उसको कहते हैं इर्रिलेवेंट। एपरेंट, एपरेंट का मतलब तो होता है स्पष्ट होना। और अनमिस्टेकेबल, जिसमें मिस्टेक ना हो सके, उसको अनमिस्टेकेबल कहते हैं। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो ऑब्सक्योर इसका परफेक्ट आंसर है अस्पष्ट। नेक्स्ट गाइस, अगला क्या कह रहा है, चूज द वर्ड दैट इज नियरेस्ट इन द मीनिंग ऑफ द कैपिटलाइज्ड वर्ड। कैपिटलाइज मींस जो बड़े अक्षरों में जो वर्ड लिखा हुआ है उसका जो नियरेस्ट वर्ड है, इसका मतलब सिनोनिम्स है इसमें। तो सिनोनिम्स है, तो इसमें हमारा है अबेश, अबेश, ABASE, अबेश। अबेश का मतलब होता है गाइज अपमानित करना, अपमानित करना। अबेश का मतलब हो गया अपमानित करना। अब इसका हम देखेंगे ऑप्शन में कि इसका अबेश का मतलब क्या है। तो इसका है हुमिलिएट, हुमिलिएट मीन्स अपमानित करना। तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा हुमिलिएट। और या डिग्रेड वन सेल्फ, तो किसी को डिग्रेड करना मतलब वही अपमान करना होता है। बाकी ऐसे ऑप्शन आप देखेंगे, बेसलेस, बेसलेस मतलब आधारहीन। और जैसे इसमें देखते हैं आप अनकाउथ, अनकाउथ मतलब जो गंवार होते हैं उसको अनकाउथ कहते हैं। फोर्सफुल, फोर्सफुल मतलब फोर्सफुली मतलब बलपूर्वक, तो उसको कहते हैं। तो गाइज इसका हो जाएगा, अब इसका हो जाएगा हुमिलिएट करना। नेक्स्ट गाइज जैसे अगला क्या पूछ रहा है, अगला भी सेम है, सेम ही लिख रहा है कि नियरेस्ट इन द मीनिंग ऑफ द कैपिटलाइज वर्ड। तो सैम, SHAM, सैम, सैम का मतलब होता है जो दिखावटी होता है ना, एक तरीके से दिखावटी, उसको कहते हैं सैम। तो अब इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा प्रिटेंस। प्रिटेंस का मतलब भी होता है बनावटी, दिखावटी, वही होता है। बाकी तो जैसे आप देखेंगे रबिश, रबिश का मतलब होता है क्या बकवास करना होता है, रबिश। लवली, लवली का मतलब होता है प्यारा एक तरीके से। और गिल्टी का मतलब होता है दोषी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस प्रिटेंस। प्रिटेंस मीन्स होता है दिखावटी। तो नेक्स्ट है गाइस, तो अगला है गाइस, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन पिक द रॉन्ग स्पेल्ड। मतलब जो गलत वर्ड है वो हमें पिक करना है, ठीक है। तो अब जैसे आप इसमें देखेंगे ऑप्शन आपको पढ़ने हैं चारों, ये आपको आदत डाल लेने की, चार ऑप्शन जरूर पढ़ने हैं, एकदम आते ही गलत नहीं कर दें, मतलब टिक नहीं करना है। तो जैसे आप पढ़ेंगे ऑटोप्सी, तो ऑटोप्सी गाइज ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ऑटोप्सी का मतलब होता है शव परीक्षण, पोस्टमार्टम करना, ठीक है। तो उसको ऑटोप्सी कहते हैं। और आप इसको वन वर्ड में भी ध्यान रखें कि ऐसा कोई आ जाए जिसमें आपको मीनिंग समझ आ जाए, क्योंकि सेंटेंस पूरा आएगा, वन वर्ड में ही आ सकता है कि शव परीक्षण या पोस्टमार्टम करना, उसको क्या कहते हैं, उसको ऑटोप्सी कहते हैं। अब नेक्स्ट जैसे अगला था ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेटिक। तो ये वर्ड पहले भी आ चुका है, मेरी एक वीडियो, इससे पहले वाली वीडियो उनमें आ चुका है। ऑटोक्रेटिक किसको कहते हैं, जो निरंकुश होता है उसको ऑटोक्रेटिक कहते हैं। और ऑटोक्रेसी कहते किसे कहते हैं, जो गवर्नमेंट एक पर्सन के हाथ में होती है उसको ऑटोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। अब जैसे एस्लम, एस्लम ये भी करेक्ट है, इसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि इसका मतलब होता है शरण, शरण देना। जैसे किसी को एक तरीके से शरण देने ना, जैसे कोई किसी एक कंट्री को छोड़ के, अपने कंट्री को छोड़ के जो दूसरे कंट्री में भाग जाते हैं या फिर चले जाते हैं किसी कारणवश, तो उनको जो शरणार्थी होते हैं, पॉलिटिकली जो शरण दी जाती है उसको एस्लम कहते हैं। तो इसका भी हम ध्यान रखें, वन वर्ड में कहीं आ जाए तो भी ध्यान रखें कि इस टाइप का आता है तो उसको एस्लम कहते हैं। लेकिन इसमें जो गलत है वो क्या है, गलत है जो इसमें है गाइज एक्वर्ड, जो कहते हैं ऑकवर्ड लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड है। तो ऑकवर्ड की स्पेलिंग गाइज ये नहीं होती, इसलिए ये इसमें करेक्ट स्पेलिंग वर्ड है। तो इसका करेक्ट आंसर एक्वर्ड होगा, क्योंकि इसकी स्पेलिंग होगी AWKWARD, ऑकवर्ड। ऑकवर्ड मीन्स कहते हैं ना कि अटपटा टाइप का, उसको कहते हैं। तो इसमें डब्लू नहीं लगा रखा बंदे ने, इसलिए ये स्पेलिंग गलत थी। अगली में भी एरर ढूंढनी है हमें, तो अगली में भी एरर जब ढूंढेंगे आप, तो एबनॉर्मिटी,
असामान्य एक तरीके से, एब्रेशन, ये भी असामान्यता होता है जो जनरल नहीं होता, उसको एब्रेशन कहते हैं। और एब्सटेंशन जैसे ये है, एब्सटेंशन है इसका कि किसी चीज़ में भाग नहीं लेना, उसको एब्सटेंशन कहते हैं। लेकिन एब्स्टिनेंट ये जो है गाइज, इसकी स्पेलिंग ये गलत है, क्योंकि इसमें ABSTIN, उसके बाद जो ए है, ए नहीं आएगा, ई आएगा उसमें, तो NENT, ABSTINENT आता गाइज इसमें। तो यहाँ पे इसमें एरर थी, तो इसका अब एब्स्टिनेंट का मतलब होता है गाइज जो उपवास करने वाले होते हैं ना, संयम रखने वाले, उनको बोलते हैं। तो ये गाइज यहाँ पे ये गलत था। तो इस तरीके से गाइज आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे होते हैं। अगला आपको गाइज वहाँ पे देखने को मिलेगा एक पैसेज, पैराग्राफ, जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन आएंगे। तो पैराग्राफ आएगा, तो उसको पैराग्राफ से रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चन लेके आए, तो आपको उसको केयरफुली पढ़ना है। उसके ऊपर 5 क्वेश्चन आते हैं गाइज, और बहुत ईजी होते हैं, ज़्यादा कुछ दिक्कत होती नहीं है उन क्वेश्चनों में। तो जैसे आप इसको पढ़ेंगे, जैसे आप पढ़ रहे हैं इसमें कि ड्रग एडिक्ट, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, ड्रग एडिक्ट इन सम कंट्रीज फ्रॉम स्मॉल ग्रुप, सम कंट्रीज फॉर्म स्मॉल ग्रुप, द कस्टम ऑफ विच मे बी नॉन टू आउटसाइडर्स। तो गाइज इसका आप अब समझने की कोशिश करें क्या करें। जैसे ड्रग एडिक्ट इन सम कंट्रीज, ड्रग एडिक्ट इन सम कंट्रीज, जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, ड्रग के जो एक तरीके से एडिक्ट होते हैं ना, एडिक्ट का मतलब जो आदती होते हैं, वो है। तो ड्रग एडिक्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, सम कंट्री, इन सम कंट्रीज फॉर्म स्मॉल ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप बना लेते हैं, छोटे छोटे ग्रुप बना लेते हैं। एंड क्या है कि द कस्टम ऑफ विच मे बी अननोन टू आउटसाइडर्स, ऐसे ग्रुप बना लेते हैं और उनके जो कस्टम्स होते हैं, उनके जो रीति रिवाज तौर तरीके होते हैं, वो अननोन होते हैं आउटसाइडर्स के लिए, जो बाहरी लोग होते हैं उनके लिए वो बिल्कुल अननोन होते हैं। इस टाइप का वो ग्रुप बना लेते हैं। और आगे जैसे दे ऑफन स्पीक ए लैंग्वेज दैट इज सो फुल ऑफ एक्सप्रेशन एंड वर्ड क्रिएटेड बाई देमसेल्फ दैट। तो इसका यहाँ से हम एक बार देखते हैं, दे ऑफन स्पीक ए लैंग्वेज, वो प्राय एक ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं दैट इज सो फुल ऑफ एक्सप्रेशन एंड वर्ड क्रिएटेड बाय देमसेल्फ, जो फुल्ली क्या होती है, उन्हीं के द्वारा बनाए गए एक कोड वर्ड टाइप से होते हैं, और उनके जो भाव हैं वही उसमें एक्सप्रेस होते हैं। एंड देयर स्पीच हैज बिकम अनइंटेलिजिबल टू दोज, और उनका जो भाषण होते हैं, उनकी जो बातचीतें होती हैं, वो अनइंटेलिजिबल होती है, मतलब अजीबो गरीब टाइप की होती हैं, जो समझ से परे होती हैं। टू दोज, उनके लिए, दैट आर नॉट लिविंग और इन सम वे एसोसिएट विद दैम, जो उनके साथ ना तो रहते हैं, या तो रहते नहीं है, या फिर उनके साथ कोई उनका संपर्क नहीं है, उनके लिए वो जो भाषण जो देते हैं वो बहुत ही एक तरीके से समझ से परे होता है। तो इसका अब तक का यहाँ पे ये हुआ। तो आपको ऐसे सेंटेंस समझना है। नेक्स्ट जैसे आगे जैसे कह रहा है, इट इज़ अमेजिंग टू फाइंड दैट, इसका ये बहुत ही अमेजिंग है कि टू अंडरस्टैंड सम ऑफ टुडेज सो कॉल्ड पॉप म्यूजिक one requires some acquaintancy with the peculiar language of these enslaved to drugs। देखिए आजकल ये बड़ी इट इज़ अमेजिंग टू फाइंड दैट, कि यह एक अमेजिंग है कि टू अंडरस्टैंड सम ऑफ टूडेज, कि एक ये समझना कि सम ऑफ कुछ आज के दिनों में कुछ जो सो कॉल्ड पॉप म्यूजिक हैं, उनको क्या है कि वन रिक्वायर सम एक्विटेंस विद द पेकुलर लैंग्वेज टू दैम इंजल्ड टू ड्रग्स। तो इसमें जो गाइज इसमें जो हम कह रहे हैं कि वन रिक्वायर सम एक्विटेंस मतलब होता है किसी परिचित करना, किसी से परिचय करवाना, विद द पेकुलर लैंग्वेज होती है एक तरीके से जो अजीबोगरीब लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज ऑफ दोज इंस्लेव्ड मतलब इंस्लेव्ड टू ड्रग्स, मतलब नशे के जो गुलाम हो जाते हैं। तो नशे के जो गुलाम हो जाते हैं, वो सो कॉल्ड जो पॉप म्यूजिक हैं उनकी लैंग्वेज वगैरह को समझना और उनसे परिचित करवाना, ये सारी चीज़ें हैं, उनको रिक्वायर होती है, ज़रूरत होती है, उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। तो समझें आप इसको, इट इज़ अमेजिंग टू फाइंड दैट, ये बहुत ही अमेजिंग है ये समझना कि सम ऑफ सो कॉल्ड पॉप म्यूजिक, जो कुछ पॉप म्यूजिक हैं, सो कॉल्ड मतलब कथित, आज के दिनों में जो कथित पॉप म्यूजिक हैं, उनको क्या होती है, जो नशे के जो गुलाम होते हैं, नशे के जो आदी होते हैं, उनको एक जो अजीबोगरीब लैंग्वेज होती है, उसको समझने के, उससे परिचित होना बहुत रिक्वायर होता है, बहुत जरूरी हो गया। ए ग्रेट पार्ट ऑफ द वोकेबुलरी इज इंटरनेशनल विद ए प्रीपोंडेरेंस ऑफ अमेरिकन टर्म्स और करप्शन ऑफ दीज। इसका क्या मतलब है? मतलब गाइस
कि ए ग्रेट पार्ट ऑफ द वोकेबलरी, मतलब एक शब्दावली का बहुत बड़ा भाग इज इंटरनेशनल, एक अंतर्राष्ट्रीय हो गया है, एक शब्दावली का बहुत बड़ा भाग एक अंतर्राष्ट्रीय हो गया है विद ए प्रोपो प्रीपोंडेरेंस ऑफ अमेरिकन टर्म्स, जो अमेरिकन शब्द हैं उनकी उसमें प्रधानता हो गई है। तो मतलब आजकल एक वोकेबलरी शब्दावली का एक बहुत बड़ा भाग एक अंतर्राष्ट्रीय हो गया है जिसमें अमेरिकन टर्म्स की प्रीपोंडेरेंस मतलब होता है प्रधानता, तो अमेरिकन शब्द की उसमें प्रधानता हो गई है। और करप्शंस ऑफ दिस, और इससे रिलेटेड ये एक टाइप है, करप्शन टाइप है। दिस मेक इट इजी, दिस मेक इट इजी फॉर दोज इन सर्च ऑफ ड्रग्स इन ए कंट्री नॉट देयर ओन कम्युनिकेट विद दोज दैट हैव सम ऑफ डिस्पोजल दैट मेक्स इट इजी। अब ये सारा जो चीज़ है ना, वो क्या करता है कि वो इनको इजी करता है, इजी बनाता है फॉर दोज उनके लिए, इन सर्च ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स की खोज करने में, इन कंट्री नॉट देयर ओन, उनके खुद के कंट्री में नहीं, ऐसे कंट्रियों में उनको अगर आपको ड्रग्स वगैरह चाहिए तो उनके कोड वर्ड टाइप के इस टाइप से होते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको ड्रग को सर्च करने में, ड्रग खोजने में आसान बनाता है। तो ओन टू कम्युनिकेट विद दोज दैट हैव सम ऑफ डिस्पोजल्स। तो गाइज इस तरीके से ये आप ये पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कह रहा है। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे, इसमें 5 क्वेश्चन आपके होंगे, तो वो देखिए। अब इस पे गाइज क्वेश्चन आता है कि वी लर्न फ्रॉम द पैसेज दैट, हम इस पैसेज से क्या सीखे हैं, हम इस पैसेज से क्या सीखते हैं, हमें इस पैसेज से क्या पता चलता है, कहने का मतलब ये है इसका। तो देखिए गाइज क्या पता चलता है, देखिए अब आप ऑप्शन पढ़िए। ऑल पॉप सिंगर्स लाइक ड्रग्स, ऑल पॉप सिंगर्स, सारे पॉप सिंगर ड्रग पसंद करते हैं। तो ऐसा है क्या, इसमें ऐसा नहीं है, कुछ सो कोल्ड नाम लिखा हुआ है इन्होंने, यहाँ देखिए आप सो कोल्ड लिखा हुआ है, सो कोल्ड नाम लिखा है, तो ऐसा नहीं है कि सारे ही वो ये पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है गाइज। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा गाइज, नोटिफिकेशन इसमें आ गया था, इसका शायद डाटा ऑन हो गया था इस वजह से, तो सॉरी फॉर दैट। तो जैसे ऑल पॉप सिंगर्स लाइक ड्रग्स, सारे पॉप सिंगर हैं वो ड्रग लाइक करते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ सो कोल्ड के लिए इसमें बात की गई। अगला ऑप्शन जैसे इसमें दिखा रखा है कि मैनी पॉप म्यूजिशियन ऑफन यूज द कोड लैंग्वेज ऑफ ड्रग एडिक्ट्स, जो मैनी पॉप म्यूजिशियन है, जो बहुत सारे पॉप म्यूजिशियन हैं, वो क्या करते हैं, जो ड्रग के गुलाम है, वो उनकी एक कोड लैंग्वेज है उसको यूज़ करते हैं। तो ये बिल्कुल बात इसमें सही है कि वो एक अपनी कोड लैंग्वेज है उसको यूज करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। आप जैसे सेकंड लाइन में देखेंगे इसमें कि वो अपनी दे ऑफनली स्पीक ए लैंग्वेज दैट इज़ फुल ऑफ एक्सप्रेशन एंड वर्ड्स क्रिएटेड बाय देमसेल्फ, जो उनके द्वारा क्रिएट की गई वो है। तो ये बिल्कुल इसमें सत्य है। तो ये हम इससे यही सीखते हैं कि ऐसा है। पॉप म्यूजिक अंडरस्टूड बाय ड्रग यूजर्स ओनली, पॉप म्यूजिक इज अंडरस्टूड बाय ड्रग यूजर्स ओनली। तो ये कह रहा है कि पॉप म्यूजिक सिर्फ उनके द्वारा समझा जाता है जो सिर्फ ड्रग म्यूजिक है, तो ऐसा नहीं है। ऑल ड्रग यूजर्स कंपोज म्यूजिक, तो और जो सारे जो ड्रग यूज़ करने वाले हैं वो पॉप म्यूजिक को कंपोज करते हैं, म्यूजिक को कंपोज करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें आपको परफेक्ट जो देखना है वो है मैनी पॉप म्यूजिशियन ऑफन यूज़ द कोड लैंग्वेज ड्रग्स, तो ये हो जाएगा इस तरीके से उसमें आपको आएगा। तो आप ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, मैं लेकिन आपको पूरा एक समझाने की कोशिश करूँगा, और आप पेपर को समझाते हो ना, तो गाइज आप एक तरीके से पूरा सिलेबस उसमें कवर कर रहे हो, एक तरीके से आप देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे द ड्रग यूजर्स, जो ड्रग यूज करते हैं, स्पीच, द ड्रग यूजर्स स्पीच इज अनइंटेलिजिबल टू अदर बिकॉज, ये कह रहा है कि जो ड्रग यूजर्स की जो स्पीच होती है वो अनइंटेलिजिबल होती है, मतलब समझ से परे होती है, टू अदर्स, दूसरों के लिए। क्यों क्यों होती है, तो देखिए उसमें क्या होता है। तो जिसमें जैसे ऑप्शन है ये आपको मिल गया, देयर लैंग्वेज हैज पेकुलर वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज के हैं वो अजीबोगरीब वर्ड होते हैं, पेकुलर वर्ड्स अजीबोगरीब वर्ड होते हैं उनके, एंड एक्सप्रेशन, और उनके भाव, जो वो हाव भाव से ऐसे कुछ इशारे होते हैं उनके, इसलिए वो दूसरों के समझ से परे होती है। बाकी और ऑप्शन है आप देखेंगे उनसे रिलेटेड ही नहीं है। तो जैसे आप देखें तो ऑप्शन में देख लें कि क्या है। अब जैसे ड्रग एडिक्ट, ड्रग एडिक्ट का क्या मतलब हो गया, तो इसमें ड्रग एडिक्ट का मतलब आप देखेंगे, अब हमें इससे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है, सिर्फ उसने लिख दिया ड्रग एडिक्ट, मतलब जो ड्रग के आदी होते हैं, ड्रग के, उसका है बस, नशीली दवाओं के जो आदी होते हैं। तब इसके बारे में हमें देखना है, इसका ऑप्शन पढ़ने की, इन ऑप्शनों में क्या है। तो देखिए, गेट इजीली एसिमिलेटेड इन द सोसाइटी इन विच दे लिव, एसिमिलेटेड मतलब ये ऐसे लोग हो जाते हैं जो ड्रग के आदी होते हैं, उनको सोसाइटी है वो जहाँ पे वो रहते हैं उनको आत्मसात कर लेती है। ऐसा होता है क्या, ऐसा इसमें तो कहा नहीं गया, हमें होता है नहीं होता उससे मतलब नहीं है, जो हमारा
पैराग्राफ आया, इसमें ऐसा कहा है क्या? इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा, तो इसके बारे में ड्रग एडिक्ट के बारे में ये बात सत्य नहीं है। हैव देयर ओन कल्चर, ये हो सकता है कि उनका खुद का एक कल्चर है यहाँ पे, क्योंकि उनके खुद के कोड लैंग्वेज टाइप से होती है, वो इशारे हाव भाव उनके जो होते हैं, तो ये एक ऑप्शन यहाँ पे परफेक्ट बैठता है। अब अगला जैसे इसमें थर्ड नंबर पर देखते हैं आप, इमिटेट अमेरिकन कल्चर, तो ये अमेरिकन कल्चर की नकल है। तो क्या इसमें ऐसा कहा गया कि अमेरिकन कल्चर की नकल है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। इसमें कहा है कि अमेरिकन कुछ वर्ड्स हैं, अमेरिकन शब्द हैं, उनसे इसमें उनकी इसमें प्रधानता है, लेकिन आप ऐसे तो नहीं कह सकते कि इसमें पूरे अमेरिकन कल्चर है उसकी नकल है, तो ऐसा भी नहीं कह सकते, तो इसलिए ये भी सही नहीं है। आर कल्चर अमेरिकन कल्चर, आल आर कल्चर अमेरिकन कल्चर, मतलब कि ये एक अमेरिकन कल्चर है? नहीं, तो ये भी एक अमेरिकन कल्चर नहीं है। तो इस तरीके से इसमें आंसर आपका हो जाएगा हैव देयर ओन कल्चर, कि उनका एक खुद का एक कल्चर होता है। तो आप इस तरीके से इसको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल नेचर ऑफ देयर वोकेबलरी हेल्प ड्रग्स एडिक्ट टू, कि उनका जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल नेचर ऑफ देयर वोकेबलरी, जो उनकी शब्दावली है, उसका जो इंटरनेशनल लेवल पर उनकी शब्दावली, वो ड्रग एडिक्ट को क्या हेल्प करता है? क्या हेल्प करता है, क्या करता है वो देखिए आप क्या करता है। तो इसमें जैसे आप ऑप्शन पढ़ेंगे, बाई ड्रग्स फ्रॉम वन अनोदर विद इजी, एक दूसरे से आसानी से ड्रग खरीदने में, तो ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से आसानी में ड्रग्स खरीदने में वो हेल्प करता, नहीं। जैसे ये ऑप्शन इसमें हो जाएगा, गेट टू नो वन अनोदर बेटर, मतलब एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने के लिए ये जो उनका वोकेबलरी है वो काम आता है, कि वो एक दूसरे को समझ जाते हैं इससे। अब एक दूसरे से ड्रग खरीदने के मामले में इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो इसलिए एक दूसरे को समझ जाते हैं, तो उनसे ये हो जाएगा इसमें। तो अगला लास्ट इसमें होगा। अगला जैसे इसमें क्वेश्चन कह रहा है, 5वां नंबर जो आप पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग या इस पैसेज के अकॉर्डिंग क्या है, देखिए, इट इज़ रॉन्ग टू कंक्लूड दैट, कि ये निष्कर्ष निकालना गलत है। क्या, कौन सा निष्कर्ष निकालना गलत है इस हिसाब से देखिए। जैसे ड्रग यूजर हैव इन्वॉल्व्ड ए लैंग्वेज, कि जो ड्रग्स यूजर्स हैं उनकी एक विकसित भाषा है, उनकी एक भाषा है जो विकसित हो चुकी है, तो हो गई है, वो अपनी एक अजीबोगरीब लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, तो ये बात तो सही है, तो ये गलत नहीं है, तो ये तो ठीक है। तो अगला देखते हैं, ड्रग यूजर फॉर्म स्मॉल ग्रुप, तो आपने फर्स्ट में ही इसमें देखा होगा कि ड्रग यूजर है वो स्मॉल ग्रुप हैं वो क्रिएट कर लेते हैं, जैसे इसमें लिखा है ना, ड्रग एडिक्ट इन सम कंट्रीज फॉर्म स्मॉल ग्रुप्स, तो ये भी बात सत्य है। तो ड्रग एडिक्ट क्या करते हैं, कुछ कंट्रियों में अपने छोटे छोटे ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, समझे आप। आगे जैसे देखेंगे आप इसमें, तो इसका मतलब ये भी गलत नहीं है इसमें। अगला है जैसे सम ड्रग यूजर ट्रेवल आउटसाइड देयर ओन कंट्री, कि कुछ ड्रग यूजर हैं वो अपने कंट्री के अलावा आउटसाइड भी ट्रेवलिंग करते हैं, तो ऐसा इसमें कुछ कहा नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए भी कहानी मतलब ऐसा है, क्योंकि आउटसाइड कंट्री में ट्रेवल करते हैं, तो ये ठीक है। अगला है जैसे, अगला इसमें कह रहा है कि ऑल ड्रग एडिक्ट्स आर अमेरिकन, कि सारे जो ड्रग एडिक्ट है ना, नशीली दवाइयों के जो आदि गुलाम हैं, वो सारे अमेरिकन हैं, तो ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए ये निष्कर्ष निकालना गलत है, और ये निष्कर्ष हमें निकालना है, तो ऐसा इसमें नहीं है, तो इसलिए इस तरीके से ये हो जाता है। तो गाइज ये पैसेज आपका पूरा होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है गाइज, अब क्वेश्चन आ गया अगला, जैसे इसमें डायरेक्शन दे रखी है, 16 से 17 क्वेश्चन में देखना है इसके बारे में। तो फॉलोइंग सेंटेंस 1 और 2 वर्ड्स आर मिसिंग, इनमें से 2 वर्ड हैं वो मिसिंग है। फ्रॉम द 4 चॉइस सेलेक्ट द चॉइस दैट फिट इन द बेस्ट विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब जो ये बाकी के सेंटेंस में जो फिट बैठना चाहिए और उसके हिसाब से आपको ये करना है। तो देखिए, मिस्टर नेहरूज स्पीच ऑलवेज ब्रोट आउट हिज, अब खाली जगह फॉर लव, तो नेहरू की स्पीच है वो हमेशा क्या दर्शाती है, एंड वेल बींग ऑफ इट्स, और भलाई किसकी। तो देखिए, अब आप देखेंगे इसमें ऑप्शन के हिसाब से 4 से देखो आप ऑप्शन से, कि नेहरू स्पीच ऑलवेज ब्रॉट आउट हिज लव फॉर इंडिया, नेहरू की स्पीच है भारत के लिए हमेशा प्यार दर्शाती है, एंड वेल बींग ऑफ इट्स पीपल, इसके लोगों की भलाई, ठीक है। तो ये बैठ गया। अब जैसे आप इसमें और भी कोई भी बैठा के देखेंगे तो बैठेगा ही नहीं, कि नेहरू स्पीच ऑलवेज ब्रॉट आउट हिज सैडनेस, नेहरू की स्पीच हमेशा उसकी सैडनेस को दिखाती है फॉर इंडिया, इंडिया के लिए सैडनेस दिखाती है, ऐसा थोड़ी ना, गलत बात। जॉय फॉर इंडिया, उसकी स्पीच भारत के लिए खुशी दिखाती है, एंड द वेलबिंग ऑफ इट्स लैंड, और उसके लैंड की, उसकी धरती की भलाई चाहती है। लेकिन ये थोड़ा गहराई में हो गया मामला,
इसमें नहीं है, तो इसलिए चौथा नंबर का हो गया लव एंड पीपल। तो अगला गाइस, जैसे मैन विद ग्रेट खाली जगह एंड नॉलेज आर यूजुअली वेरी पोलाइट एंड। अब देखिए आप, मैन विद ग्रेट और आगे नॉलेज की बात हो रही है तो उससे रिलेटेड ही कुछ होगा। तो मैन विद ग्रेट विजडम एंड नॉलेज आर यूजुअली आर पोलाइट एंड हम्बल। जो विद ग्रेट विजडम, जिनकी कुशाग्र बुद्धि होती है या जिनका विजडम है, बुद्धि है, वो ग्रेट होती है, एंड नॉलेज, और उनकी नॉलेज जो नॉलेज जो मनुष्य हैं वो महान होते हैं बुद्धि से, एंड उनकी जो नॉलेज है आर यूजुअली वेरी पोलाइट, उनकी ज्ञान है वो बहुत ही पोलाइट होता है, विनम्र होता है, एंड हम्बल होता है। हम्बल एक गुण होता है, तो उनके अंदर एक हम्बलिटी होती है, हम्बल होता है। तो इस तरीके से विजडम हम्बल इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे गाइस इसमें डायरेक्शन दिया 18 से और 20 के लिए। तो फिल इन द ब्लैंक्स सेलेक्टिंग ए चॉइस विच इज कीपिंग द गुड इंग्लिश यूजेस। गुड इंग्लिश यूजेस पूछ रहा है इसमें। तो जैसे देखिए आप, इसमें सारी ग्रामर अगर सही होगी तो ही आप कर पाओगे। जैसे द फ्रेंड राइट्स फास्टर, लेकिन कुछ यहाँ पे मैं ये भी बताऊंगा आपको कि आप इससे भी कुछ समझ जाओगे कि आपको अगर ऐसा डायरेक्ट आ जाता है तो आप उसमें भी आपके लिए हेल्प हो जाएगी। द फ्रेंड राइट्स फास्टर देन, अब इसमें देन का उपयोग है, अब इसके साथ लगाया मी, आई, माई सेल्फ, सेल्फ। तो मैं आपको बता देता हूँ गाइज, कभी भी जब एक तुलना की जाती है, कभी भी जब एक तुलना की जाती है, क्योंकि इसमें कंपेरेटिव सेंटेंस है, एक तुलना की जा रही है कि द फ्रेंड राइट्स फास्टर देन, मतलब वो मित्र है उसका, वो उससे अच्छा लिखता है, मतलब मेरे से अच्छा लिखता है, तो फास्टर के बाद क्या आएगा, देन आना चाहिए, देन मी आना चाहिए, देन आई आना चाहिए। तो मैं गाइज आपको बता दूं, जो ऐसे तुलना होती है तो देन के बाद हमेशा कर्ता आएगा, मतलब सब्जेक्ट आएगा, ना कि ऑब्जेक्ट। अब मी तो ऑब्जेक्टिव हो जाता है, तो मी तो इसलिए इसमें आएगा नहीं, तो आपको लग रहा होगा देन मी, लेकिन देन मी नहीं करना गाइज, इसमें देन आई करना है। तो हमेशा देन और फास्टर, देन के आगे हमेशा फास्टर आएगा। पहली बात तो मतलब उसकी कंपेरेटिव फॉर्म आएगी, जैसे गुड, बेटर और बेस्ट। तो जैसे आ जाए कि गुड देन मी, ही इज गुड देन मी, तो ऐसा नहीं आएगा, ही इज गुड देन मी नहीं आएगा, देन से पहले गुड की जगह बेटर आएगा। तो बेटर देन मी, देन मी, सॉरी मी नहीं, मी कभी नहीं आएगा, देन के बाद ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, सब्जेक्ट आएगा, तो मतलब मी ना आके आई आएगा उसकी जगह, ठीक है। तो इसका आ जाएगा देन आई। अगला जैसे आप देखेंगे 17 नंबर, सॉरी 19 नंबर पे देखेंगे आप, डैश डैश लगाया, द ग्रेस ऑफ गॉड वी ऑल आर रीच सेफ एंड साउंड, कि भगवान की दया से हम सब सेफली और स्वस्थ पहुंच गए हैं। तो अब इसका मतलब क्या है कि जब द ग्रेस ऑफ गॉड आता है ना, उसके आगे हमेशा बाई आएगा, तो बाई द ग्रेस ऑफ गॉड, बाई गॉड, हम कसम भी खाएंगे तो बाई, तो गॉड की ये भी चीज़ें जिस टाइप का होगा उसमें बाई का यूज होगा हमेशा, ये तो आप फिक्स ध्यान रखें। तो इसमें कोई यट बट कुछ नहीं, ओनली रट है, ठीक है। नेक्स्ट है द कोरियर कंपनी लकीली डिलीवर्ड द बेटर, डिलीवर द बेटर नहीं, सॉरी लेटर। तो द कोरियर कंपनी लकली डिलीवर द लेटर, कि कोरियर कंपनी ने सौभाग्य से लेटर को है वो डिलीवर किया, कैसे, राइट टाइम किया है। लेकिन अब राइट टाइम के लिए यहाँ पे एकदम परफेक्ट वर्ड क्या होगा, राइट ऑन टाइम, राइट ऑन टाइम, ठीक है, समय पर, ठीक समय पर। राइटली ऑन टाइम नहीं होगा, ऑन राइट टाइम नहीं होगा, राइट बाई टाइम। अब बोलने में हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ग्रामर के हिसाब से होगा वो राइट ऑन टाइम होगा गाइज। तो नेक्स्ट नेक्स्ट हम चलते हैं। तो ये बड़ा वीडियो होने वाला है गाइज, तो क्योंकि ये है ही बड़ा, तो बड़ा हो गई। आगे देखिए, मैं क्योंकि यहाँ पे आपको एक एक चीज़ को, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक एक चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए ये बड़ा होने वाला है। तो बड़ा होगा तो वो आप देख लीजिए, बड़ा होगा ही गाइस। जब मैं इसमें शॉर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि 60-50 क्वेश्चन, अभी 20 क्वेश्चन हुए हैं और आधा घंटा हो गया है। अगला जैसे देखिए, डायरेक्शन देख सकते रखिए, इन द क्वेश्चन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर टू कंप्लीट द सेंटेंस, मतलब कंप्लीट एक बढ़िया आंसर इसमें से चुनना है कि क्या है। अब जैसे इसमें अगला आता है आपका गाइज, ही रिक्वेस्ट हर खाली जगह 5 रुपीज़, उसने रिक्वेस्ट करी हर, उससे मतलब कोई लेडीज है, हर, तो समझ गए, उसने रिक्वेस्ट करी उससे, अब 5 रुपीज़, अब उसको 5 रुपीज़ अब लेने के लिए उसने की है, तो अब क्या, अब जैसे देखेंगे आप, टू लैंड हर और बोरो, लैंड और बोरो का ही यहाँ पे यूज किया है। तो लैंड और बोरो को समझना है आपको क्या होता है। तो लैंड का मतलब तो उधार लेना है, ठीक है, लैंड का मतलब कोई उधार, लैंड का मतलब होता है उधार, एक तरीके से देना। हम कहते हैं ना यार मुझे 100 रुपये दे दे, तो वो लैंड होगा, मैं उसको लैंड वाला वर्ड यूज होगा कि मैं जैसे 100 रुपये मांग रहा हूँ। और जैसे कोई मेरे से
मैंने अगर किसी को 100 रुपये दे दिए तो उसको होगा कि बोरो, उसको हमने दे दिए बोरो। तो ये आप समझ लें कि लैंड और बोरो में क्या फ़र्क है। आप अगर खुद लेते हैं तो उसके लिए होगा लैंड, और आपने किसी को दिए हैं तो वो होगा बोरो। ठीक है, अब आप जैसे इसमें देखेंगे ही रिक्वेस्ट हर, उसने उससे रिक्वेस्ट करी टू लैंड, टू लैंड हिम 5 रुपीज। अब इसमें ऑप्शन ये होगा टू लैंड हिम 5 रुपीज। अब वो रिक्वेस्ट कर रहा है तो इसका मतलब लेने के लिए तो करेगा ना कि यार मुझे यार 100 रुपये दे दो, तो मतलब आप खुद ले रहे हो अपने पास तो लैंड करोगे उसको। ठीक है, तो लैंड हो गया। अब लेकिन हिम कैसे आया, क्योंकि उसने, उसको खुद को चाहिए, लैंड हिम उसको खुद को चाहिए, ना कि लैंड हर। ही रिक्वेस्ट लैंड हर नहीं आया। अब जैसे जैसे ये आता कि ही गेव हर, ही जैसे सॉरी जैसे अगर वो बोरो वाला वर्ड यूज होता है यहाँ पे, तो बोरो के लिए अगर होता है कि जैसे अब हर, अब यहाँ दो व्यक्ति हैं, एक तो ही है, एक तो लड़का है, एक लड़की है। अब वो लड़की से खुद के लिए पैसे मांग रहा है तो इसलिए लैंड का प्रयोग होगा। और मांग कौन रहा है, हिम, खुद ही मांग रहा है। तो जो मांग रहा है ना उसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो लगेगा, तो ही का हिम होता है, ही का हिम होता है, इसलिए हिम लगेगा। और हर लगा दोगे तो हर तो लड़की हो गया, जबकि लड़की तो उसको उधार दे रही है, तो लड़की उसको दे रही है, ठीक है ना कि, तो इसलिए इसमें गाइस लैंड हिम आएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखें। अगला है जैसे आई फर्स्ट, अब खाली जगह, हिम इन 1966, तो मैं उससे पहली बार 1966 में मिला। अब मैं मिला हूँ जी उससे 1966 में। तो अब ऑप्शन देखिए, मीट, आई फर्स्ट मीट, तो मीट तो हो गया प्रेजेंट टेंस वाला, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म हो गई तो ये तो आएगा नहीं। हैव मीट मतलब मिल चुका, और मीट मिला मतलब भूतकाल में, और हैड मीट वो मिल चुका था। तो अब इसमें से देखिएगा क्या करना है। तो आपकी इसमें से पहली बात मैं बता दूं आंसर कि मीट होगा, सेकंड फॉर्म आएगी, मीट की सेकंड फॉर्म है मैट। तो आई फर्स्ट मैट हिम इन 1966। अब आप कह सकते हैं कि सर हैव मीट क्यों नहीं आया, क्योंकि गाइज आपने देखा होगा हैज हैव के साथ अगर ऐसे कोई टाइम वाले वर्ड दे रखे हो तो हैज और हैव तो कभी आता ही नहीं है। उसमें क्या आता है, हैज बीन या हैव बीन आएगा, हैज बीन, या अगर बहुवचन है तो हैव बीन आएगा। और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और उसके बाद में आगे इन 1966 नहीं आएगा, वो आएगा सिंस 1966। ये उसमें आता है सिंस 1966, या फोर जो भी है 4 2 आवर्स 4 3 आवर्स इस टाइप से समय आता। क्योंकि जो हैज है वो होता है हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो लगती है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और इसमें क्या होता है कि काम है जो भूतकाल में शुरू हो चुका होता है और अभी चल रहा होता है, तब जाके हैज बीन और हैव बीन आता है, ठीक है। और हैड बीन, अगर आप हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सिंस वगैरह भी हो सकता है, टाइम के लिए दो यूज होती हैं। तो इसमें क्या आएगा, काम भूतकाल में शुरू होता है और भूतकाल में चला और भूतकाल में खत्म हो गया, तब हैड बीन वगैरह आएगा। तो इसलिए इसमें हैज है और ये चीज़ें नहीं आएंगी। और आपको अगर इन सारी चीज़ों की डिटेल चाहिए ना तो मैं चैप्टर वाइज आगे पढ़ाऊंगा। तो आपकी अपकमिंग जो एग्जाम होंगी, अभी तो ये लेटेस्ट है इन एग्जाम्स के लिए, मैं इसलिए शॉर्ट में ही आपको करा रहा हूँ। बाद में आपको डिटेल से आपको एक एक चैप्टर के ऊपर अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसका डिटेल बताऊंगा। तो इसलिए गाइज अभी तो आपने अगर ग्रामर पढ़ लिया तो आपको सिर्फ ये पेपर देखना है कि इसमें क्या है, तो इसका मैट है। अब अगला है गाइज क्वेश्चन, जैसे सम फ्रेंड्स खाली जगह टू मैट मी टुमारो। अब जैसे ऑप्शन देखेंगे तो इसका मतलब आ रहे हैं, कुछ फ्रेंड हैं कल मुझसे मिलने आ रहे हैं। तो अब इसमें या तो ऑप्शन में क्या हो सकता था, अगर कम है जैसे कम, तो सम फ्रेंड्स कम टू मीट मी टुमारो, कुछ फ्रेंड कम मतलब आए हैं, बिल्कुल कम तो फर्स्ट फॉर्म हो गई, तो टुमारो तो इसमें नहीं चलेगा। सम फ्रेंड्स कम तो नहीं, कुछ फ्रेंड आए हैं, तो ये तो अगर आज होते ना प्रेजेंट टुडे, तो सम फ्रेंड्स कम टू मीट मी टुमारो, तब तो ये हो जाता टुमारो, सॉरी मीट मी टुडे, तब तो ये हो जाता कम, लेकिन नहीं। अब हैव कम भी नहीं आएगा, आज चुके भी नहीं है क्योंकि वो तो आएंगे टुमारो को। केम केम तो वैसे ही नहीं आना क्योंकि भूतकाल की बात ही नहीं है, केम सेकंड फॉर्म है भूत। आर कमिंग तो इसका मतलब हो जाए, आप आर कमिंग लगाओगे तो हो जाएगा सम फ्रेंड्स आर कमिंग टू मीट मी टुमारो, कुछ दोस्त हैं वो मेरे से कल मिलने के लिए आ रहे हैं। अगर इसमें इसकी जगह अगर ये ना होता तो दूसरा भी हो सकता था, सम फ्रेंड्स विल कम, आएंगे, या तो आ रहे हैं या कल मिलने आएंगे, तो ऐसा होता। तो अब विल वाला तो इसमें है ही नहीं, तो आर कमिंग है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है। तो ये चीज़ देख लें आप। अगला है सी वॉज डैश दैट सी कुड नॉट स्लीप, तो ये एक्साइट है कि वो इतनी एक्साइटेड थी कि वो सो भी नहीं सकी। तो सी वॉज सो एक्साइटेड,
सो एक्साइटेड, कि वो अब सो और वेरी, अब इसमें आप ये भी कह सकते हैं सर वेरी क्यों नहीं आया, शी वॉज वेरी एक्साइटेड, वेरी और सो एक्साइटेड इन दोनों में से आना चाहिए था। तो वेरी तो क्या है कि सो का उपयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है किसी चीज़ को, जोर देख कहते हैं कि यार वो इतनी उत्साहित थी कि वो सो भी नहीं पाई, तो इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा प्रेशर है, हल्का सा जोर दिया जा रहा है इस चीज़ को, इसलिए इसका सो का प्रयोग किया गया। अदरवाइज शी इज़ वेरी एक्साइटेड, शी वॉज वेरी एक्साइटेड, वो जैसे कि यार मेरे को वो देख के बहुत खुश थी, तो मेरे को देख के तो शी वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी मी, तो मुझे देख के वो बहुत खुश थी, तो वहाँ पे वेरी हम लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जोर दिया जा रहा है कि वो सो भी नहीं सकी, इसलिए सो एक्साइटेड हो गया। द डॉक्टर soon diagnosed द पेशेंट्स इलनेस, इन दिस सेंटेंस डायग्नोज्ड मीन क्या है? अब जैसे ये कह रहे हैं ना कि डॉक्टर ने डायग्नोज कर दिया, पेशेंट की बीमारी का डायग्नोसिस कर दिया, तो इसका मीनिंग क्या है, डायग्नोज का मतलब क्या है? अब डायग्नोज का मतलब होता है कि एक तरीके से उसका मतलब ट्रीटमेंट हो गया। अब जैसे क्यूर्ड आप देख रहे हैं, आप इसमें क्यूर्ड भी लगा सकते थे, तो क्यूर्ड का मतलब इलाज करना, लेकिन आप आगे पढ़ोगे इसलिए मैं कह रहा हूँ चार ऑप्शन पढ़ो। प्रोवाइडेड द मेडिसिन, मेडिसिन प्रोवाइड करना नहीं, ट्रीटेड, ट्रीटमेंट करना, तो ट्रीटेड एंड क्यूर्ड बोथ आर सेम। नेक्स्ट है जैसे ये डिसाइडेड ऑन द नेचर ऑफ, मतलब उसकी प्रकृति के आधार पर डिसाइड करना, तो डायग्नोस जहाँ होता है, डायग्नोसिस में क्या होता है कि जो कुछ सिम्टम्स होते हैं उनकी एग्जामिन की जाती है, तब जाके डायग्नोसिस किया जाता है। तो डिसाइडेड ऑन द नेचर या डिसाइडेड ऑन द सिम्टम्स, सिम्टम्स के आधार पर, तो इसलिए इसका जो बेस्ट है वो होगा डिसाइडेड ऑन द नेचर। अगला है गाइज जैसे 26वां नंबर का, इसमें क्या देख आप पढ़ लीजिए पहले क्या है, तो विच वन मे बी रॉन्गली स्पेल्ड, रॉन्ग स्पेलिंग पूछी गई है इसमें गाइज, तो आपको मैं बता देता हूँ, इसमें ये रॉन्ग स्पेल है क्योंकि इसमें SHECKLE जो लिख रखा है ये ना हो के SHACKLE होता, तो ए लगता है की जगह सेकल, सेकल में से होता है हथकड़ी लगाना, तो ये इसमें गलत था, तो ये आप टिक कर लें। अगला जैसे अगले में है हैबिटेशन, हैबिटेशन ये यहाँ पे गलत है क्योंकि इसमें HA जो डबल बी कर रखा है, डबल बी नहीं आता, सिंगल बी आता है, HABITATION, हैबिटेशन मतलब एक तरीके से जहाँ पे हैबिटेशन उसको बोलते हैं, जैसे रहने का जो जगह होता है, जैसे बस्ती टाइप होता है उसको बोलते हैं, तो इसलिए इसमें ये हो गया है। अगला जैसे है इसमें गायनोकोलॉजी है, ये इसमें गलत स्पेलिंग है क्योंकि इसमें गायनोकोलॉजी का स्पेलिंग GYNE होता है, ECOLGY, ठीक है, तो गायनोकोलॉजी इसमें गलत है। गायनोकोलॉजी का मतलब होता है स्त्री जो वुमेन्स की जो बीमारी के बारे में, वुमेन की बीमारी के बारे में जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको गायनोकोलॉजी कहते हैं, गायनोकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी वन वर्ड के रूप में भी आप इसको याद रख सकते हैं कि गायनोकोलॉजी क्या होती है। गायनोकोलॉजी मतलब जहाँ पे वुमेन्स की डिजीज से रिलेटेड हो तो वो गायनोकोलॉजी होती है, और जो उसका डिजीज करने के लिए जो डॉक्टर होता है, डिजीज को क्यूर करने वाला, ट्रीटमेंट करने वाला जो डॉक्टर होता है उसको कहते हैं गायनोकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी और सारे ऑप्शन ठीक है। अगला जैसे एनोनिमस है, एनोनिमस ये कल भी एक वर्ड आया था, एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम, जिसका मतलब जैसे किसी किताब के ऑथर का नाम ही ना पता हो, ये हमने वन वर्ड हमने कल किया था, तो उसको कहते हैं एनोनिमस, मतलब जिसका नाम ना हो पता हो, गुमनाम। तो इसकी जो स्पेलिंग होगी गाइज ये देख लें आप, ये मतलब बहुत अच्छे वर्ड होते हैं, तो इनमें ये बहुत नियरेस्ट होते हैं एग्जाम में आने के, तो ये आप देख लें, तो ये हो गया एनोनिमस, ठीक है, तो इसमें एनोनिमस हो जाएगा। अगला अगला है जैसे गाइस 30वें नंबर पे जो पूछ रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द गिवन सेट ऑफ द वर्ड, मतलब बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वन वर्ड इसमें पूछा हुआ है। ए पर्सन हुज थॉट आर टर्न्ड इनवर्ड्स, एक ऐसा व्यक्ति है जिसके विचार हैं वो खुद की तरफ ही है, बस खुद तक ही है, वो मतलब खुद में ही रहता है सीमित, तो उसको कहते हैं गाइज इंट्रोवर्ट। तो और एक इससे और मैं ये बता देता हूँ, और या अगर ये होता कि ए पर्सन हुज थॉट आर टर्न्ड आउटवर्ड होता, इंट्रोवर्ट की जगह होता आउटवर्ड, आउटवर्ड्स, ठीक है, WARD, तो आउटवर्ड्स जब अगर होता तो गाइज उसका मतलब जिसके विचार हमारे तक नहीं बाहर तक भी सीमित हैं, खुद तक सीमित नहीं बाहर तक, तो उसको कहते हैं गाइज एक्स्ट्रावर्ड, ठीक है। तो आप ये जरूर ध्यान रखें, तो हम जैसे आपको क्वेश्चन कराते हैं तो उसमें अगर आपको कुछ नया होता है तो उसको भी हम बताने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। अगला है गाइज, अगला जैसे ऑप्शन आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, पिक द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट, मतलब सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए आपको कौन सा आप इसमें सबसे अच्छा सेंटेंस है वो अच्छा वर्ड चुनेंगे। तो देखिए, ही गेव मी ए, ही गेव मी ए, अब इसमें ये है बाई ब्लैंक कर दिया, बाई अपेयरिंग सडनली इन द डार्क, मतलब उसने अंधेरे में अचानक आके और मुझे क्या कर दिया, स्केयर, स्केयर मीन्स डराना, तो मुझे डरा दिया।
तो ही गेव मी ए स्कैर, उसने मुझे डरा दिया, बाई अपेयरिंग सडनली इन द डार्क, अंधेरे में आकर के। बाकी जैसे आप और देखते हैं, डैश, डैश का मतलब पानी के छींटे देना, तो उसने अचानक अंधेरे में आके पानी के छींटे दे दिए ये नहीं बैठेगा। क्यूर, क्यूर का मतलब होता है अभी श्राप, श्राप दे देना, और उसने अंधेरे में आके मुझे शराब दे दिया, थोड़ी ना बेटा। जॉल्ट मीन्स होता है झटका, तो इस तरह स्कैर, स्कैर मीन्स डराना, उसने मेरे को डरा दिया। ही वॉज पनिश्ड फॉर द, खाली जगह, ऑफ हिज ड्यूटी, वो उसकी ड्यूटी के लिए पनिश किया गया है, पर लेकिन उसकी ड्यूटी में क्या थी, तो उसमें ड्यूटी में थी डिरेक्शन। डिरेक्शन का मतलब होता है कि अगर आपने अपनी ड्यूटी को करने की उपेक्षा कर दी हो, ड्यूटी ढंग से नहीं की हो, तो उसको डिरेक्शन कहेंगे। तो इसलिए ये यहाँ पे डिरेक्शन हो जाएगा, डिरेक्शन ऑफ हिज ड्यूटी। नेक्स्ट गाइस, जैसे द ओल्ड लेडी खालिस्तान हर सन, ओल्ड लेडी खालिस्तान हर सन व्हेन ही रिटर्न्ड ट्रम्फ्टली फ्रॉम द वॉर, कि जब वो लड़ाई को जीत करके, लड़ाई में विजय होकर लौटता है, तो ओल्ड लेडी क्या करती है, उसके पुत्र को हगड़, उसके पुत्र को क्या कर लेती है, हग कर लेती है। तो ओल्ड लेडी हगड़, तो उसमें हगड़ आ जाएगा कि उसने अपने गले के लगा लिया। बाकी जैसे प्रोक्लेम्ड तो आएगा नहीं, प्रोक्लेम्ड का मतलब होता है घोषित कर देना, और प्रोनाउंस का मतलब होता है उच्चारण करना, और बैंगड़ का मतलब होता है डांटना पीटना। तो जीत के आएगा, डांटे के पीटे के थोड़ी ना मम्मा उसको हक कर लेगी, तो ये हक करना यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरने हैं। इन ए क्लासरूम स्टूडेंट आर टू बी ट्रेंड टू लव, क्लासरूम में स्टूडेंट्स को ट्रेंड किया जाता है टू लव, प्यार करने के लिए, किससे, ईच अदर, ऑल अदर्स, वन अनदर्स एंड ऑल टुगेदर। इसमें क्या आना चाहिए, तो इसमें आएगा वन अनदर। तो अगर आप कहते हैं कि एक दूसरे से प्यार करने के लिए, एक दूसरे से प्यार, प्यार से बातें करने के लिए उसको स्टूडेंट्स को ट्रेंड किया जाता है, तो ईच अदर आएगा सर। आप कहते हैं सर ईच अदर आना चाहिए, या फिर अब मैं कह रहा हूँ कि वन अनदर आना चाहिए। तो इन दोनों में से आप मोस्टली टिक करते हैं इसको ईच अदर को, लेकिन वो गलत होता, क्योंकि ये स्टूडेंट्स की बात हो रही है। तो एक इसमें स्टूडेंट्स की मतलब हो रही है कि बहुत सारे लोग हैं इसमें, दो या दो से अधिक लोग हैं, तो स्टूडेंट। तो ईच अदर का प्रयोग हमेशा होता है जहाँ सिर्फ दो लोगों की बात होती है, सिर्फ दो लोगों की बात होती है, उसमें ईच अदर का होता है। और अगर दो से अधिक की बात होती है, तो वहाँ पर वन अनदर का प्रयोग होता है। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। तो इस टाइप के वर्ड कहीं आप देखते ही और टिक का मार दिया नहीं, ये जरूर ध्यान रखना है। अगला है जैसे गाइज, वॉक प्रॉपरली, खाली जगह, यू शुड फेल। अब इसमें जैसे देखोगे कि आपको मतलब प्रॉपरली वॉक करो, अदरवाइज क्या हो जाएगा, तुम गिर जाओगे। ये तो हमारा जनरल कहने का मतलब हो गया, लेकिन अगर ग्रामर के हिसाब से देखा जाएगा ना गाइज इसको, तो इसमें आएगा लीस्ट, क्योंकि इस टाइप के जो वर्ड आएंगे उसमें लीस्ट आएगा। वॉक प्रॉपरली, अच्छे से करो, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप गिर जाओगे, तो लीस्ट का प्रयोग होगा अदरवाइज करने, अदरवाइज अन्यथा, या तो ये कर लो या ये कर दो, अदरवाइज वो होता है, लेकिन यहाँ पे लीस्ट का प्रयोग होगा। तो आप गाइज इस तरीके से आपका ये 35 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे होते हैं। अगले गाइज ये क्वेश्चन 36 से और 40 तक ऐसे क्वेश्चन थे, तो इनको हम छोड़ रहे हैं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं हैं, ठीक है, इसलिए हम इनको छोड़ रहे हैं। तो आपको इन पे ये नहीं पूछना कि सर वो 35 ही हैं उसके बाद आप डायरेक्ट 41 पे कैसे आ गए। अगला क्वेश्चन गाइज, जैसे आप 41 नंबर पहुंचेंगे तो आप पढ़ेंगे क्या है कि मीनिंग विच वन इज करेक्ट, राइट द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आ गया ईडियम फ्रेज आ गया आपका। तो कोई जरूरी नहीं है आपको ईडियम फ्रेज ही लिखा आएगा, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा कि क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। फॉलोइंग ईडियम्स वैसे लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो अब जैसे क्वेश्चन है, पुट ए पर्सन थ्रू हिज पेस, किसी आदमी को उसी की गति के माध्यम से रखना, उसी की गति में रखना, मतलब कि उसका मतलब हो जाता है कि टेस्ट हिज एबिलिटी। तो मतलब आपके पास जो ज्ञान है तो आपको उसी के हिसाब से मैं आपको देख टेस्ट करूंगा। तो टेस्ट हिज एबिलिटी, उसकी योग्यता को निर्धारित करना। तो यह आपको रटने हैं और समझने हैं, रटने के समझ जाओगे ना आप, तो धीरे धीरे आप इसको इंप्रूव कर लोगे। अगला है गाइज, इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, वेरी इंपॉर्टेंट, और किसी के एग्जाम में आएगा, मेरे को बताना जरूर। ए स्टॉर्म इन ए टी कप, ए स्टॉर्म इन ए टी कप एक तरीके से ऐसा है कि चाय के प्याले में तूफानी कुछ करते हैं, इस टाइप का कुछ है, समझ रहे हैं आप। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको जैसे कहेंगे मच एक्साइटमेंट ओवर समथिंग ट्राइवियल, मतलब ट्रिवियल सॉरी, ट्रिवियल। अब ट्रिवियल का मतलब होता है जो मामूली सी होता है ना, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसको कहते हैं ट्रिवियल। मच एक्साइटमेंट मतलब है कुछ नहीं, मामूली सी बात है, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट हो गया, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गया, तो उसको कहते हैं। तो ए स्टॉर्म इन ए टी कप, मतलब चाय में थोड़ी सी भाप उठती देगा, तूफान है, बिल्कुल ऐसा कह दिया। तो नहीं नहीं, मामूली सी चीज़ है और उसको आप कह रहे हो तूफान है, नहीं। तो इस तरीके से इसका मतलब हो जाता है मच एक्साइटमेंट ओवर समथिंग ट्रिवियल, मतलब मामूली सी बात पर ओवर एक्साइटमेंट होना। अगला है जैसे ए स्क्वायर पैग इन ए राउंड होल, एक स्क्वायर पैग है, एक वर्गाकार है, पैग, पैग बोलते हैं खूटी टाइप होता है उसको। तो एक स्क्वायर का पैग है, उसको इन ए राउंड होल, एक गोल होल है, एक गोल छिद्र है, उसमें अगर आप डालेंगे
तो क्या होगा, उसमें अगर आप डालेंगे तो क्या होगा, ये है बात। तो उसमें अगर गाइज आप उसको डालेंगे तो सीधी बात है कि वो उसमें फिट नहीं होगा। तो जैसे आप इसमें देखेंगे कि ए पर्सन अनसूटेड टू द पोजिशन ही फिल्स, कि एक व्यक्ति जो एक जिस पोजीशन के लिए वो वहाँ पे फिट कर दिया गया है, जबकि वो अयोग्य है, योग्य नहीं है। ए पर्सन अनसूटेड टू द पोजीशन, एक आदमी जो कि उस पोजीशन के लिए सूटेबल नहीं है, ही फील्स, जबकि वो फिर भी उसको वहाँ डाल दिया गया है। तो इसको कहते हैं कि स्क्वायर पैग इन ए राउंड होल, मतलब गोल छिद्र था जिसमें आपने स्क्वायर मतलब वर्गाकार डाल दिया, तो भाई लीकेज ही होना है, वो बंद थोड़ी ना होना है। मान लीजिए पाइप है, कहते यार पाइप को बंद करो, और आप उसमें गुटका डाल दो चौकोर, तो पाइप बंद कैसे हो जाएगा, कौन उसके अट जाएंगे, कहीं कहीं से लीक हो जाएगा, निकल जाएगा, मतलब वो उसके लिए फिट नहीं था, फिर भी उसको जबरदस्ती डाल दिया। तो इस तरीके से ये इसका क्वेश्चन, ये इसका मतलब एक तरीके से वो आंसर। ठीक है गाइज, तो अगला है, अब अगला गाइज ये क्वेश्चन आ गया है, इसमें एरर वगैरह आपको छांटनी है, एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये देखिए क्वेश्चन आता है 44 नंबर का, आई डेयर, ये एक पार्ट हो गया, नॉट टू दूसरा पार्ट हो गया, टू गो टू माई फादर ये थर्ड हो गया, और चौथा हो गया नो एरर। इनमें से आपको सेलेक्ट करना है, तो वहाँ ऑप्शन होंगे आपके, तो उसमें से फिर 1 2 3 जो भी कहेगा कि कौन सा है वो। तो ए डेयर, सॉरी आई डेयर नॉट टू, तो इसमें गाइज जो गलत है ना, वो सेकंड नंबर के में गलती है। वो क्या गलती है, कि जो टू जो इसमें लगा है नॉट टू, तो इसमें टू नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि मैं आपको एक बता देता हूँ कि डेयर के साथ अगर वो नेगेटिव सेंटेंस है तो उसके डेयर के साथ नेगेटिव के बाद टू नहीं आएगा, सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो जैसे सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है टू के बाद, तो इसमें आएगा आई डेयर टू, सॉरी आई डेयर नॉट, आई डेयर नॉट, आई डेयर नॉट गो टू माई फादर, गो टू माई फादर, मेरे फादर के सामने जाने की हिम्मत नहीं है, तो नॉट टू नहीं लगेगा यहाँ पे। और अगर यही पॉजिटिव सेंटेंस होता, सकारात्मक सेंटेंस होता, पॉजिटिव होता, तो डेयर टू आता, तो फिर डेयर टू आता। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है डेयर के बारे में। अगला है जैसे गाइस क्वेश्चन, आई गेट अप एट 5, मैं 5 बजे उठता हूँ, एंड स्टडीड फॉर 2 आवर, 2 घंटे पढ़ाई करता हूँ, स्टडीड मतलब पढ़ा था, 2 घंटे पढ़ा, आफ्टर टेकिंग बाथ, और नहाने के बाद, आई टुक ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट लिया, देन आई वेंट टू स्कूल, उसके बाद मैं चला गया। तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा सेंटेंस है जो पास्ट टेंस में, और यहाँ गेट अप कर रखा है, तो ये प्रेजेंट टेंस में कर रखा है। तो गाइज ये इसमें एरर है, तो फर्स्ट में ये एरर हो जाएगी, तो पहली एरर हो गई, पहली में ये एरर हो गई, गेटअप की जगह गोटअप आता, आई गोटअप। ठीक है, स्पेलिंग ये देख लें, हाँ आई गोटअप एट 5, मैं 5 बजे उठा था, और मैंने फिर 2 घंटे पढ़ाई करी थी, और उसके बाद स्नान करने के बाद मैंने नाश्ता लिया था, और मैं स्कूल गया। तो ये हो जाएगा। अगला जैसे आप देखेंगे 46 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल स्टिंग, अब ये क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा, स्टिंग का मतलब होता है डंक मारना, निम्न में से डंक कौन मारता है, निम्न में से कौन सा है जो डंक मारता है। तो देखो कुत्ता डंक नहीं मारता, काटता है, बिल्ली खरोंचती है, डंक नहीं मारती, लेजर्ड छिपकली नहीं। तो स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू, बिच्छू डंक मारता है, तो आंसर हो जाएगा ये। अगला है गाइस, नेक्स्ट, शिवांश इज गुड, शिवांश इज गुड खाली जगह स्टडीज, शिवांश पढ़ाई में अच्छा है, ऐसा कुछ कह रहा है, लेकिन ये प्रयोग करवा रहे हैं, इनमें से कौन सा आएगा। तो मैं गाइज आपको बता देता हूँ, इसमें एट आने वाला है, जबकि इसके जो कन्फ्यूजन जो चलता है वो इनके साथ भी चलता है, एट और इन दोनों में से आता है, लेकिन शिवांश इज गुड, अब गुड है तो हम उसकी अच्छाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो एट अगर लगा दिया, एट स्टडी अगर लगा दिया, एट गुड, एट गुड, एट गुड, एट अगर लगा दिया, तो इसका मतलब इवन बेटर, मतलब काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है। और इन अगर गुड इन लगा तो मतलब अच्छा ही है, मतलब ज़्यादा नहीं, अच्छा ही है, तो हम तो बहुत अच्छे के बारे में बात करेंगे ना, तो इसलिए इसमें एट आएगा गाइज, तो इसलिए आप इसको करेक्ट कर लें, एट। अगला है गाइज क्वेश्चन, गिवन द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, एक तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आ गए हैं वहाँ आपके, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में से हमें करना है कि करेक्ट हमें छांटना है। तो देखिए, कुड दे नॉट हैव हेल्प्ड द नीडी, कुड दे हैव हेल्प द नीडी, क्या उन्होंने हेल्प करी नहीं करी, तो हमें इस पर ध्यान नहीं देना है कि वो उसका सेंटेंस का मीनिंग क्या है, हमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सीखने, और अगर आपने किए होंगे तो आपको आते होंगे। तो देखिए, ये एक तो प्रश्नवाचक है, तो कुड है, तो कुड को प्रश्नवाचक से ही शुरू होगा, तो हम इसमें क्या करते हैं, कर्ता को जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, बस इतना ही फर्क होता है इसमें। अब जैसे देखते हैं, दे अभी इसमें सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हेल्प, ये तो हो गई वर्ब, द नीडी ये हो गया इसका
ऑब्जेक्ट। तो द नीडी को हम लाएंगे, तो देखिए गाइस, कुड कुड तो एज इट इज रहेगा, द नीडी आ जाएगा, फिर कुड हैव है, तो आपको भी पता है जब इसको एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं कुड हैव का कुड हैव बीन हो जाता है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये नीडी है, इसको हमने यहाँ लाए, तो कुड तो रहेगा ही क्योंकि प्रश्नवाचक बनाना है, द नीडी आ गया, उसके बाद नॉट लगेगा, फिर हैव के साथ कुड हैव आ गया, लेकिन बीन लगेगा, तो कुड हैव बीन इसमें लगा, और फिर हेल्प की हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो हेल्प्ड हो गया, उसके बाद बाई लगाएंगे, और उसके बाद जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्टिव बना देंगे, ठीक है। तो बाई देम, दे देम देम सेल्व्स, दे देम देम देम, दे देम देयर देम सेल्व्स, इस टाइप से जो चलता है ना, ही हिम हिज, तो दे देम देम, दे देम देम, तो इस तरीके से तो बाई देम हो गया। इस तरीके से गाइज इसमें ये करेक्ट होता है। अगर आप इसका भी एक्टिव वॉइस की अगर क्लास लेंगे तो फिर पूरी क्लास में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कैसे क्या होता है। अगला है जैसे गाइज, उसमें भी आपसे क्या पूछा है, इसमें कुछ और पूछा है, इसमें पूछा है व्हाट शैल बी करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग ए एडवर्ब, एक एडवर्ब यूज करवानी है इसमें, ठीक है। द चीफ गेस्ट एंटर्ड द हॉल, चीफ गेस्ट ने हॉल में एंट्री ली, जब एंटर हुआ, द ऑडियंस क्लैप, तो ऑडियंस ने तालियां बजाना शुरू किया। तो अब इसका जैसे देखेंगे तो इसमें जैसे पहला आप टिक कर लीजिए, द ऑडियंस क्लैप्ड, ऑडियंस ने तालियां बजाई, एज द चीफ गेस्ट एंटर्ड द हॉल, जैसे ही चीफ गेस्ट हॉल में एंटर हुआ था, तो जैसे चीफ गेस्ट उसमें एंटर हुआ था। तो और ऑप्शन देखेंगे तो द ऑडियंस क्लैप्ड अपॉन द, तो उसके ऊपर ताली बजाई, मतलब कोई हंसी, अपॉन द मतलब अलग चीज हो गया, हंसी वाला हो गया। द ऑडियंस वाज क्लैपिंग, ऑडियंस ताली बजा रही थी जब वो हॉल में घुस रहा था, घुस गया था ना, तब वो ताली बजा रही थी, तो ये भी नहीं बचेगा। तो इस तरीके से गाइस इसमें द ऑडियंस क्लैप्ड एज द चीफ गेस्ट एंटर इन द, तो इसमें आप ये भी देख लें कि ताली बजा रही थी जैसे वो घुसा था जब, तो ऐसे होगा। फिल द गैप ऑफ द सुटेबल प्रोपोजिशन, तो आपको यहाँ पे प्रोपोजिशन आ गया, सीता इज इनडिफरेंट, खाली जगह हर हेल्थ। अब मैं बता देता हूँ, इनडिफरेंट के साथ हमेशा टू आएगा, रट लेना है, इनडिफरेंट के साथ हमेशा टू आएगा, इसमें कोई ना सोचने समझने की जरूरत है इसमें, और सीधा टू आएगा गाइज। तो आगे हम अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टेंस, आइडेंटिफाई द टेंस विच हैज बीन यूज्ड इन द सेंटेंस। अब ये कह रहा है कि इसमें टेंस बताओ कि कौन सा आपका इसमें सेंटेंस है। तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ही विल हैव सेव्ड ए लॉट ऑफ मनी, इस वर्ष के अंत तक वो बहुत सारा धन बचा चुका होगा, मतलब बचा लेगा। तो इसका मतलब क्या है, बचा लेगा, फ्यूचर की बातें चल रही हैं, तो फ्यूचर तो है ही इसमें, लेकिन फ्यूचर में भी कौन सा है ये देखना है इसमें। तो देखिए विल हैव, अभी विल फ्यूचर कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस में क्या होता है, विल भी और सेल भी आता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस जो क्या कहते हैं उसको, अगला, अरे जो जिसमें सिर्फ विल और सेल ही आते हैं उसको इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, उसमें विल और सेल आते हैं, और जो कंटिन्यूस है उसमें विल भी सेल भी आते हैं, और जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है उसमें आते हैं विल हैव और शैल हैव, ठीक है। और विल हैव बीन और शैल हैव बीन किस में आते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ पे गाइज ये आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्योंकि इसमें विल हैव का प्रयोग हो रखा है, तो इस तरीके से आप पहचान लें। अब जैसे अगला आ गया, कालिदास इज, खाली जगह शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास भारत का एक शेक्सपियर है, शेक्सपियर तो नहीं है, उसकी उपाधि दी गई, तो इसमें दा लगेगा, सीधी बात है, रटने हैं, रटने नहीं, ये तो समझने की चीज़ है, आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या कहा है, प्लूरल वर्ड है ना वो ढूंढना है, इसमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से प्लूरल वर्ड कौन सा है। तो आप जैसे ऑप्शन देखेंगे, सिलेबस, सिलेबस है, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, एक वचन है, करिकुलम एक वचन है, रेडियस त्रिज्या एक वचन है, एजेंडा, एजेंडा क्या है गाइस, ये बहुवचन है एक तरीके से, लेकिन आजकल इसको सिंगुलर भी मान लिया गया, लेकिन ये बहुवचन में भी यूज होता है, क्योंकि इसका जो होता है एजेंडे का जो सिंगुलर होता है, एक वचन होता है एजेंडम, AGENDUM, एजेंडम होता है, तो होता था ये कभी किसी ज़माने में, अब नहीं होता ये, ठीक है। तो ऐसा है इसका सीन। तो लेकिन अब इसमें पूछा है क्वेश्चन में, तो आप पॉसिबिलिटी देखते हो एजेंडा को ही लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे अगला क्वेश्चन है, गिवन आर 4 सेंटेंस, 4 नीचे सेंटेंस दिए गए, उनमें से आपको एडवर्ब ऑफ मैनर्स, मैनर एडवर्ब एक अलग चीज होती है, उसको आपको इसमें ढूंढना है कि एडवर्ब मैनर इनमें कौन सी है। तो गाइज जैसे देखिए, एडवर्ब मैनर का बता देता हूँ कि क्या होता है, और एडवर्ब क्या होती है, जो क्रिया की विशेषता बताती है ना, वो होती है एडवर्ब, और मैनर, एडवर्ब मैनर होती है कि किसी तरह से जो एक्शन होता है, जो हो रहा है वो है। अब जैसे इसमें समझेंगे आप, ही साइन डिलाइटली, ही सिंग डिलाइटली, वो
खुशी खुशी गा रही है, तो गा रही है मतलब एक्शन हो रहा है, तो डिलाइटली हो रहा है, खुशी से हो रहा है, तो ये डिलाइटली है ना, ये एडवर्ब है, तो यही इसका आंसर है। क्योंकि आगे आप जो देखेंगे वो गए द वेदर इज डिलाइटली कूल, मौसम है जो कूल है आज, तो ये हो नहीं रहा है ना, कूल है वो, तो कूल है, तो ये है। इज फॉर बेटर नाउ, वो पहले से अच्छा हो गया, तो मतलब पहले से अच्छा है, वो पहले से अच्छा है, हो नहीं रहा ना, अच्छा है, ये कह रहा है। ही हैव टोल्ड यू ट्वाइस, तुम दो बार का, तो आप समझ गए ना, इसका एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब है जिसमें किसी तरह का एक्शन हो रहा होता है, उसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। तो इसलिए इसमें ये डिलाइटली है, ये एडवर्ब था कि वो गा रही है उसका, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है जैसे आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद नो वर्ब, जहां कोई वर्ब नहीं है इसमें, वो आपको आइडेंटिफाई करनी है, इसमें वर्ब नहीं है। तो ही बिहेव बेस्ट, उसका व्यवहार कैसा है, बेस्ट है, तो एडवर्ब विशेषता ही तो बता रहा है ना उसकी, क्रिया की, बिहेव व्यवहार कैसा है, बेस्ट, तो इसमें तो है। ही सिंग वेल एनफ, वो कैसा गाती है, बहुत अच्छा गाती है, ठीक है, तो गाती है, तो क्रिया हो गई है, एक वर्ब हो गई उसकी, वो हो गया। हाँ, तो द पेशेंट इज मच बेटर, पेशेंट अच्छा है लेकिन मच है, मच बेटर है मतलब बहुत अच्छा है, तो मच, तो यहाँ पे भी अब ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, कि वो एक अच्छा लड़का है, तो क्रिया की विशेषता थोड़ी ना, ये लड़के की विशेषता बताई गई है इसमें, ठीक है। तो इसलिए ये हो जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है, नो वर्ब है। अब कोई जरूरी नहीं है कि ये सेम ऐसे वर्ब से रिलेटेड जाए, आपको कुछ भी आ सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस में दे रखा है कि 10th लेवल का देना है, तो उसमें आपको कुछ भी पूछ सकते हैं वो इस टाइप से, ठीक है गाइज। तो इसलिए ये है, तो आप ये ना कहें सर ये इसी टाइप का आएगा या कुछ आएगा, तो देखो ये दोस्तों ऐसा है कि कुछ भी आ सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी, उसमें स्पेशल टॉपिक्स नहीं दिया आपका, 10वीं का लेवल का दे दिया, तो लेवल 10वीं का देंगे वो आपको। तो अगला है गाइज जैसे चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन इन द इनडायरेक्ट स्पीच, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आगे सीधी बात है, ये पढ़ना नहीं है मुझे आगे। अब आपको मैं बता देता हूँ, वुड यू माइंड पासिंग द साल्ट, आई सेड टू हिम, तो आई सेड टू हिम, तो इसका आप सबसे पहले बनाएंगे, और इसमें क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ, आपको नहीं पढ़े तो SON और इसके नीचे 1 2 3 ये चीज़ होती है। वन का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन किस हिसाब से चेंज होता है, ये सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। अगर फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है, और थर्ड पर्सन उसको बोलते हैं ही सी इट, या कोई नाम होता है उसको, या जगह वगैरह जो भी नाम होते हैं उसको थर्ड पर्सन बोलते हैं। तो अगर आई है तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, सेकंड पर्सन मतलब यू वाली अगर कोई फॉर्म है तो वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगी, और थर्ड पर्सन आ गया ही सी इट या कोई नाम आ गया तो वो नो चेंज रहता है गाइज। तो ये आप अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की क्लास है अगर आपको लेनी है मेरे से, तो वो मैं डिटेल आप बता देना, कमेंट कर देना, मैं उसकी डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो अभी फिलहाल सिर्फ हम इसको यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आई आस्क्ड टू हिम, आई सेड टू हिम, तो इसको जब आप इनडायरेक्ट में बनाओगे तो आई आस्क्ड टू को आई सेड टू को आस्क्ड में बदल दोगे, और हिम एज इट इज रहेगा, तो आई आस्क्ड हिम। अब आगे जैसे देखिए ये उससे चालू है, हेल्पिंग वर्ब से चालू है, तो इफ़ आएगा इसमें, तो इफ़ लगा दिया आपने, या वेदर आता तो इफ़ या वेदर, तो इफ़ लगा दिया इफ़। अब देखिए, अब इसको आप नॉर्मल बनाएंगे तो यू आया है, अब यू को चेंज करना है ना, तो यू SON और 1 2 3, ये मैंने एक फॉर्मूला बताया। यू क्या है, सेकंड पर्सन है, किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अब ऑब्जेक्ट क्या है देखिए, आई आस्क्ड हिम, तो आई तो हो गया सब्जेक्ट, और हिम क्या हो गया ऑब्जेक्ट, तो हिम। तब इसका हमें इसका ऑब्जेक्ट के हिसाब से, हिम के हिसाब से चेंज होगा। अब हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही, तो अभी आ जाएगा इफ ही, और उसके बाद वुड एज इट इज आ गया, माइंड पासिंग द साल्ट। तो इस तरीके से गाइज ये आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है इसमें, अगले में क्या कह रहा है, अगले में कह रहा है कि नीचे जो 4 क्वेश्चन दिए इसमें कोई ग्रामेटिकली कोई एरर है, उसको देखना है आपको, ठीक है। अब जैसे कह रहा है शी सीम्स सैड, करेक्ट है, इसमें कोई इशू नहीं है, शी सीम्स सैड, वो दुखी प्रतीत होती है। ही हैज ए सेकुलर फोन, उसके पास एक सेकुलर फोन है। आई थिंक यू आर रॉन्ग, मुझे लगता है कि तुम गलत हो। दीज ग्रेप्स आर टेस्टिंग श्योर, ये वैसे बोलचाल में आप यूज कर सकते हैं लेकिन टेस्टिंग नहीं आएगा इसमें। दीज ग्रेप्स आर श्योर, यार ये अंगूर हैं, ये खट्टे हैं, सीधी बात है, तो टेस्टिंग नहीं आएगा इसमें। तो बोलचाल में आप कुछ भी बोल सकते हैं, ग्रामेटिकली इसमें इसलिए गया है कि ग्रामर के हिसाब से कौन सा ठीक है, तो इसलिए ये आ जाएगा। अगला आप देखेंगे, अगला आप देखने वाले हैं, उसमें आपको इनडायरेक्ट स्पीच ही दिया है। ही सेड, उसने कहा बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स, चुप रहो और मेरे वर्ड्स को सुनो। तो इसका मतलब क्या है, इसमें आपको एक तरीके से चुप रहो, मतलब कहते हैं ना चुप रहो, तो एक तरीके से आपको चुप रहने की बोला है। तो इसका मतलब एक तो आपसे आग्रह किया है लेकिन चुप रहने का, लेकिन जोर से कहा है, आपको जोर दे के कहा है, इसमें दृढ़तापूर्वक का है, इसलिए क्या होगा, ही सेड की जगह ही रिक्वेस्टेड तो आएगा नहीं, रिक्वेस्ट उसने नहीं किया है आपसे, रिक्वेस्ट में तो नॉर्मली रहता, बी क्वाइट नहीं कहते फिर उसको, प्लीज बी क्वाइट कहते फिर उसको, प्लीज चुप रहो, तो उसमें प्लीज नहीं लगाया उसने, बी क्वाइट का डायरेक्ट, तो इसलिए रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट वाले दोनों तो आप खारिज कर दो, ठीक है, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट वाले दोनों खारिज कर। ही सेड,
तो ही सैड वगैरह आना नहीं है क्योंकि सेंटेंस अलग टाइप से चालू है, तो इसलिए आएगा ही आर्ग्यूड दैम। अब ये दैम ये अपने आप लाना है सोच के, ही सैड तो किसी से कहा होगा ना सामने वालों से, तो बी क्वाइट एंड साइलेंट लिसन माय वर्ड, तो एक वर्ड को तो इसलिए क्या है इसने ऑप्शन के हिसाब हमें लगाना होता है, तो ही आर्ग्यूड दैम, फिर आगे हम क्या करेंगे इसको सेंटेंस को सिर्फ जोड़ देंगे, टू बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड लिखा, अब माई वर्ड आ गया, माई वर्ड को चेंज करना, माई क्या है वो एस ओ एन 1 2 3, अब माई माई है फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा और माई वाली ही फॉर्म लाएगी आई मी माई तीसरे नंबर की, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें ही, तो ही का आ जाएगा ही हिम हिज, तो इसलिए हिज वर्ड आ गया। ठीक है गाइस, तो ये हो गया आपका पूरा। अगला है चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट, फिर भी इनडायरेक्ट टेंस आ गया, तो देखिए फिर इनडायरेक्ट टेंस है इसमें, सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच आ गया, तो राम सेड टू द बॉयज व्हाई विल यू नॉट प्ले विद मी, तो राम सेड टू द बॉयज, तो सेड टू को आस्क्ड में आ जाएगा, तो राम आस्क्ड दी बॉय, अब वाई डब्ल्यू एच वर्ड है तो इफ नहीं आएगा, डब्ल्यू एच का डब्ल्यू एच लगा लेंगे आप सीधा वाई, अब सीधा सेंटेंस इसको नॉर्मली बनाएंगे, विल बाद में पीछे चला जाएगा क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है विल का वुड हो जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अब यू होगा वही एस ओ एन और 1 2 3 1 2 3, अब यू आया है यहाँ पे यू, अब यू का हमें यहाँ पे लेना है, तो यू है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, अब ऑब्जेक्ट क्या है बॉय, बॉय तो मतलब बॉयज नहीं बॉय है खाली तो लड़का है तो मतलब ही, तो वाई ही, तो फिर अब इसकी हेल्प वर्ब आ जाएगी, विल का वुड हो जाएगा और नॉट का नॉट, प्ले का प्ले, विद का विद और मी, अब मी आ गया ना तो आई मी तो दूसरा नंबर है, तो मी है फर्स्ट पर्सन और इसको चेंज करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, और सब्जेक्ट क्या है हमारा राम, तो राम क्या होता है ही, राम का मतलब है ही, तो आई मी तो इसका आ जाएगा ही हिम, तो इसलिए इसको हिम यहाँ पे किया गया, तो आपको अच्छे से समझ आ गया मुझे लगता है। अगला है चेंज, ये भी वही है डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, तो द गर्ल सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा आई मस्ट गो टू दिल्ली, तो द गर्ल सैड तो आप देखा है इसमें सब में सैड है तो आप द गर्ल सैड ही होगा, अब ये सिंपल टेंस है तो इसमें दैट लगाएंगे आप, दैट आई मस्ट गो, आई की जगह क्या आएगा आई वही 1 2 3 1 2 3, तो 1 तो आई है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, अब सब्जेक्ट में क्या है द गर्ल, गर्ल मीन्स लड़की है तो इसको कर देंगे आई की जगह सी, तो सी आ गया, मस्ट, अब मस्ट का इसमें कहीं नहीं आ रहा, देखो वुड भी नहीं है, विल गो क्यों होगा, मस्ट हैव, मस्ट के साथ मस्ट हैव तो नहीं आएगा क्योंकि मे का माइट होता है, मस्ट का तो मस्ट ही रहता है, लेकिन मस्ट इसमें है नहीं, और मस्ट का मतलब होता है जानना ही है आपको, मतलब करना ही है, मस्ट है तो उसका, तो गाइज जब अगर हैज और हैव के साथ और या हैड के साथ जब टू जोड़ देते हैं ना तो उसका भी मीनिंग वही हो जाता है जो मस्ट का होता है, जैसे हैज टू गो, जैसे तुम्हें हैज कहते हैं यू हैज टू गो, तुम्हें जाना ही पड़ेगा, हैड टू गो जानना ही पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे मस्ट की जगह हैड टू का प्रयोग हो गया, और गो टू दिल्ली और टुमारो को चेंज करके द नेक्स्ट डे कर देते हैं, आपको ये पता है ही, तो इसलिए इस तरीके से गाइज ये क्वेश्चन यहाँ पे 60 क्वेश्चन का ये पेपर है, इस टाइप का आपका पेपर आने वाला है, तो पहले ही अब 60 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं तो सीधी बात है 60 मिनट से ज़्यादा लगनी है, क्योंकि मुझे सिर्फ टिक नहीं करवाने थे, आपको समझाना भी था, ये मेरा उद्देश्य था। अगर आप वीडियो को स्किप करते हो तो ये आपकी मर्जी है, आपका भविष्य से आप खुद खिलवाड़ कर रहे हैं, तो इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते, आपको ये देखना चाहिए था। ठीक है गाइज, तो इसकी वीडियो की हम इस जो पेपर है इसकी PDF अगर आपको लेनी है तो आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और आपको ये वीडियो और हमारी मेहनत जो हमने करी ये अगर आपको पसंद आई तो आप इस चैनल को लाइक ज़रूर करें, और आप समझते हैं कि हम इस काबिल हैं कि हमारी ये जो क्लास थी आप इसको किसी को और को शेयर करना चाहते हैं तो आप उसको शेयर कर दीजिए, और जो भी देख रहे हैं जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप हमारे सब्सक्राइब रहेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे, नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहेगी, और आपको इन सारी एग्जाम से रिलेटेड जो भी आप दे रहे हैं जैसे ACSC सेंटर बेंगलुरु, F41 FAD, IIM देहरादून, और भी कोई भी जो 10th लेवल से जो भी आपकी ये डिफेंस मिनिस्ट्री से सेना भर्ती से रिलेटेड जो भी निकलती है उन सब में ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है गाइज, और हम उसके अकॉर्डिंग सिलेबस करवाते हैं, तो इसलिए आप इसको चैनल को ज्वाइन कर लें, बेल आइकन दबा लें, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, डेली वीडियो आती हैं, लेकिन कभी जल्दी लेट हो जाती हैं क्योंकि मुझे एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाता है इस वजह से। तो अब इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं गाइज, मुझे लगता है कि आप 1 घंटा पक गए हैं तो आप ज़्यादा मेरा सुनना भी नहीं चाहेंगे जो मैं आपको बताऊँगा, तो इसलिए अब नई वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और दोस्तों ये जो पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन कर लो। और वहाँ पे जो आप पीडीएफ खोलोगे उसके लिए पासवर्ड है 4321, इससे इसके बिना वो खुलेगी नहीं, तो इसको आप नोट कर लेना।